हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यार स्टडीज हब पर। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपके मेंस के एग्जाम की डेट्स आ गई हैं। आपने भी देख ही लिया होगा। अक्टूबर अक्टूबर 13 टू 16 तक आपके 4 पेपर होते हैं और यहाँ पे 4 ही डेट्स दी गई हैं। 13, 14, 15, 16 अक्टूबर में आपका मेंस होगा। अभी भी आपके पास एग्जैक्ट 1 मंथ है, राइट। तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आई होप आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ कैंडिडेट्स, गाइस, हिस्ट्री मैंने पूरी कवर करा दी है। करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराए थे। एक बार मैं जीएस, पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसमें अपडेट कर दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि आपने वो क्वेश्चंस कवर किए हैं या नहीं। फाइन, आज मैं पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। ऑल्दो आपको भी ये टॉपिक्स पता होंगे, बट फिर भी एक बार मैं गाइस बताना जरूरी समझती हूँ। एक बार आप देख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये टॉपिक्स आप जरूर कवर करके जाइएगा बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। ये देखिए गाइस, मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर आपका 4 क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स पॉलिटी में। आपको जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 1 है जिसमें पॉलिटी आती है, राइट। 114 मार्क्स का होता है आपका ये सेक्शन। 4 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ज्यादा चॉइस आपको यहाँ मिलती नहीं है, इसीलिए आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, राइट। तो पिछली बार एक क्वेश्चन प्रियम्बल से आया था, एक क्वेश्चन गवर्नर से आया था, आपका जुडिशियल एक्टिविज्म से एक क्वेश्चन था। उसके अलावा टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है, इस सत्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आया था। 4 क्वेश्चन आए थे, राइट फ्रेंड। देखिए, जो चीजें करंट में रहती हैं वही सब। गवर्नर उस साल करंट में था तो इसलिए गवर्नर आया था। इलेक्शंस हुए थे तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछ लिया था। इस साल भी अभी इलेक्शन होने हैं तो हो सकता है इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में पूछ लें। ऑनलाइन जो डिजिटल जो कंपेनिंग चल रही है, गाइस, डिजिटल जो कैंपेनिंग चल रही है उसके बारे में पूछा जा सकता है। फाइन, बट मुझे ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। सबसे पहले तो डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जी हैं, उनका आपका अयोध्या मंदिर में शिलान्यास करने के लिए जाना बहुत डिबेट में रहा, न्यूज में बहुत दिखाया गया। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, जो राइट टू फ्रीडम आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेशली आर्टिकल 19 न्यूज में काफी रहा। राइट टू स्पीच इसमें आती है आपकी। फाइन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको एक बार देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, आपका प्रियम्बल हो गया, आपके डीपीएसपी हो गए, ये सब बहुत पूछे जाते हैं बीपीएससी में। देखिए गाइस, आर्टिकल जो 19 है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, इस पे ग्राउंड्स हैं कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के, जिसमें एक ग्राउंड है कंटेम्प्ट ऑफ कोड, डिफेमेशन भी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी भी है, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, काफी सारे इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। बट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उस पर रिसेंटली केस हुआ था तो इसको अच्छे से देख के जाइएगा। स्पीकर एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी काफी न्यूज में रहा गाइस। तो स्पीकर के बारे में तो अक्सर पूछता भी है बीपीएससी, तो स्पीकर के बारे में भी पूछा जा सकता है। रोल ऑफ स्पीकर, ड्यूटीज ऑफ स्पीकर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो केशवानंद भारती जी का अभी 6 सितंबर को निधन हुआ है, तो उन्हीं के केस से, केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस था, उसी से बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया। तो बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, इसको विस्तार से समझाइए।
ठीक है। उसके अलावा डिड केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस गिवन न्यू डायरेक्शन टू द इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय जो लोकतंत्र है उसको एक नई दिशा दी क्या केशवानंद भारती केस ने, ये क्वेश्चन बन सकता है। बेहद इंपॉर्टेंट है गाइस, चार जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन केशवानंद भारती केस या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर आएगा, लिख लीजिए आप इस चीज को, मैं इस चीज की गारंटी आपको देती हूँ। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन हिंदू वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगी बट इसको कवर जरूर करके जाइएगा, पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स जजमेंट वगैरह पूछ लिए जाते हैं। नो ऑडिट ऑफ पीएम केयर्स फंड, ये शायद ना पूछा जाए बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है एज पर मी, इसलिए मैंने मेंशन किया है। पीएम केयर्स फंड को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इसका ऑडिट कैग नहीं करेगा, ऑडिट के दायरे में ये नहीं आएगा। फाइन, तो क्यों नहीं आएगा, ये सारी चीजें हैं। तो आज मैं इन दो क्वेश्चंस को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी गाइस, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो कोई भी डिफिकल्टी फेस ना हो और आराम से आप इसे आंसर कर सको। फाइन, चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। देखिए क्वेश्चन ये है दैट डिड केशवानंद भारती शुड गिव द न्यू डायरेक्शन टू द इंडियन डेमोक्रेसी, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। क्या जो केशवानंद भारती जी का केस था उन्होंने नई दिशा प्रदान करी भारतीय प्रदान की भारतीय लोकतंत्र को, ठीक है, इस स्टेटमेंट को डिस्कस कीजिए। देखिए मैं आपको शुरुआत से समझा देती हूँ केशवानंद भारती केस क्या था, एक बार आप समझ लेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी की लैंग्वेज को आपको कॉपी करना है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज ज्यादा बेस्ट रहेगी, अगर आपके माइंड में वो चीज है तो आप उसे पेपर पे उतार सकते हो, लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। देखिए गाइस 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बिकम द वेल नोन नेम ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र का एक जाना माना नाम बन गए केशवानंद भारती जी 24 अप्रैल 1973 को, ड्यू टू द लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था इसी डेट को इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। ओके, ही वाज नीदर अ जज नॉर अ एडवोकेट, ना ये कोई वकील थे ना किसी कोर्ट के जज थे, ही वाज जस्ट अ लिटिगेंट, अपील करता थे, और ये एक मठ के हेड थे, ठीक है। ही वाज द हेड ऑफ द मठ इन कसारगुड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। फाइन, इनको केरला का शंकराचार्य भी कहा जाता है गाइस। ओके, इन द डिकेड्स ऑफ 60s एंड 70s, केशवानंद भारती के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एट द एज ऑफ 19 ईयर्स, 19 साल की उम्र में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था, और उसके बाद ये इस कसारगुड डिस्ट्रिक्ट में जो इनका मठ था उसके हेड बन गए थे, क्योंकि जो इनके मेंटर थे उनका डिमाइस हो गया था। ये जो मठ था ये कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस को चलाता था कसारगुड डिस्ट्रिक्ट और आसपास के एरियाज में। मठ के पास 1000 ऑफ एकर्स की लैंड थी, ठीक है, इन द डिकेड्स ऑफ 60s एंड 70s। ये जो मठ है इसको कहा जाता है कि ये 1200 साल पुराना है, 1200 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और इस मठ के जो भी हेड होते हैं उन्हें शंकराचार्य ऑफ केरला कहा जाता है, तो केशवानंद भारती जी को भी शंकराचार्य ऑफ केरला कहा जाता था, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य से ही जुड़ा हुआ है ये जो मठ था। तो 60s और 70s के डिकेड में मठ हैज थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, बहुत सारा जमीन था, बट दैट 1000 ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, बट ये जो 1000 ऑफ एकर्स जो लैंड थी मठ की वो एक्वायर्ड कर ली केरला गवर्नमेंट ने अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963, अंडर द लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट। उस समय वहां पे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का रूल था, अंडर द लीडरशिप ऑफ EMS नम्बूदिरीपाद, ठीक है। ये सीएम थे उस तरह उस समय केरला के, और इन्हीं की गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963, जिसके तहत ये जो जमीन थी इसको एक्वायर कर लिया गया था सरकार के द्वारा। और ये जो एक्ट बनाया था इसको 9th शेड्यूल में रख दिया गया था, सो दैट इट कुड नॉट बी जुडिशियली रिव्यू, ताकि इसको जुडिशियली रिव्यू
कोर्ट के द्वारा ना किया जा सके। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है आपको गाइस। इन सच सिचुएशन, अब इस सिचुएशन में स्वामी केशवानंद भारती, ठीक है, यूथ हेड ऑफ द मठ, ये मठ के यूथ हेड थे उस समय पे, बहुत यंग थे। चैलेंज दिस डिसीजन, इन्होंने इस डिसीजन को चैलेंज किया, गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, इन द केरला हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में इन्होंने अपील डाली, इन अ पिटीशन फाइल्ड बिफोर द केरला हाई कोर्ट। 1970 में इन्होंने जो पिटीशन थी वो दायर की थी। स्वामी केशवानंद भारती साइटिंग आर्टिकल 26, इन्होंने आर्टिकल 26 को साइट किया, फंडामेंटल राइट का जो 26 आर्टिकल है उसको साइट करके कहा दैट डिमांड दैट ही हैज बी गिवन द फंडामेंटल राइट, बोला कि मुझे फंडामेंटल राइट होना चाहिए टू मैनेज, वन शुड हैव द राइट टू मैनेज हिज रिलीजियस प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मठ के पास जो सारी जमीन थी वो रिलीजियस प्रॉपर्टी थी और वो अंडर आर्टिकल 26 के तहत एक फंडामेंटल राइट था। फाइन, ही चैलेंज द 24, 25, 26 एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन अमेंडमेंट्स को भी देख लीजिएगा गाइज एक बार, टाइम होगा तो लास्ट में मैं समझा भी दूंगी। प्रोहिबिटिंग द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी, ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे, संवैधानिक जो संशोधन किए गए थे, इनको भी इन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में, जिससे आर्टिकल 31 को प्रोहिबिट कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया था टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस ही आल्सो चैलेंज द लैंड रिफॉर्म्स, इसके अलावा इन्होंने जो भूमि सुधार के लिए कानून बनाए गए थे केरला सरकार के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी चैलेंज किया कोर्ट में। हाउएवर द मठ डिड नॉट सक्सीड इन द केरला हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में कुछ भी सक्सेस केशवानंद भारती जी को नहीं मिली, एंड आफ्टर विच द केस फाइनली वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। ओके, फाइन, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है। देखिए गाइस, सुप्रीम कोर्ट कंट्रीज टॉप कोर्ट है और वहां पे इस केस को ऑब्जर्व किया जाता है और कोर्ट डिसाइड करता है दैट दिस केस रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन दिस केस, कोर्ट कहती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इशू है इस केस में वो ये है दैट वेदर द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री हैड द अनलिमिटेड राइट, क्या पार्लियामेंट, जो कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसके पास अनलिमिटेड राइट है टू अमेंड इन एनी अदर पार्ट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, क्या वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को। द केस वाज हर्ड बाय द लार्जेस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 13 जजों की बेंच बनाई गई जो लार्जेस्ट एवर कही जाती है। फाइन, क्योंकि the case was heard continuously for 68 days, 68 days तक हियरिंग हुई, सुनवाई हुई लगातार। फाइनली 1973 में ना द सुप्रीम कोर्ट कम्स विद इट्स लॉन्ग जजमेंट, 703 पेजेस का लॉन्ग जजमेंट आया, इन विच द सुप्रीम कोर्ट चेंज द डिसीजन ऑफ गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस का जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे चेंज किया। गोलकनाथ केस में गाइज ये कहा गया था कि वन कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट और अमेंड इट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हैं, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने दिए हैं और पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती है। बट गोलकनाथ केस को यहाँ पे रिवाइज करते हुए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है through the constitutional amendment, but no such amendment can be done with the basic structure of the constitution। यहाँ एक नया शब्द उभर कर आया जो था बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मूल प्रावधान, बेसिक स्ट्रक्चर को बिना टच किए फंडामेंटल राइट्स को भी पार्लियामेंट बदल सकती है, ये डिसीजन यहाँ पे निकल कर आया। ओके, ऑल्दो जो केशवानंद भारती थे वो अपना केस हार गए थे। ठीक है, केशवानंद भारती जी की तो जीत नहीं हुई थी, उन्हें अपनी लैंड नहीं मिल पाई थी, बट यहाँ पे डेमोक्रेसी की जीत हुई थी, लोकतंत्र की यहाँ पे जीत हुई थी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो सुप्रीम कोर्ट लेकर आ गया था। द कोर्ट ऑल्सो डिसाइडेड आफ्टर दिस डिसीजन जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल कैन बी डन, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज भी मेंशन की कि जो 9th शेड्यूल है जिसमें एक्ट्स को बना के डाल दिया जाता है, अब उसको भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकता है, ये पावर भी कोर्ट के पास है।
It became clear from this decision of Keshwanand Bharati case that the country has no one above the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग गलत हो गई गाइस, सही कर लीजिएगा। इस केस से ये क्लियर हो गया था कि केशवानंद भारती के केस के बाद ये क्लियर हो गया था दैट कंट्री हैज नो वन अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, नॉट इवन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी संविधान से ऊपर नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें ऐड हुई, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे केसेस आएंगे तब तब जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा और क्या नहीं आएगा। जैसे सेक्युलरिज्म को, सेक्युलर करेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस, मैंडेट टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, ये सबको बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया। धीरे धीरे करके बेसिक स्ट्रक्चर्स निकल कर आए, पहले कुछ भी डेफिनेशन नहीं दी गई थी। फाइन, उसके बाद आप अपने आंसर को कंक्लूड भी कर सकते हो। In the Keshwanand Bharati case of 1973, the Supreme Court gave the most important judgment in judicial history of India. केशवानंद भारती का जो केस था 1973 का, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक important जजमेंट था in the judicial history of India. This judgment brought an end to the arbitrary behavior of the parliament. पार्लियामेंट का जो arbitrary behavior था उस पर लगाम लगा दी थी इस जजमेंट ने लेजिस्लेचर्स के ऊपर भी। आफ्टर द डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संविधान की जो सुप्रीमेसी थी उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था इस डिसीजन के बाद पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के ऊपर। ठीक है, दिस डिसीजन एम्पावर्ड द डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है भारत में, उसको एम्पावरमेंट मिली इस केस के थ्रू, एम्पावर्ड कर दिया गया। फॉरेन कोर्ट्स आल्सो टुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस जजमेंट। जो फॉरेन कोर्ट्स हैं वो भी इस डिसीजन से प्रभावित हुए। बांग्लादेश ने भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका कंसेप्ट को अपनाया। अफ्रीका में भी काफी कंट्रीज ने जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है उसको अपनाया। फाइन, तो डिफरेंट जो फॉरेन कोर्ट्स थी उन्होंने भी इंस्पिरेशन ली इस जजमेंट से। 1973 का जो केशवानंद भारती जी केस था, इवन दो द मठ, आप ये चीज भी कंक्लूजन में डाल सकते हो दैट इवन दो द मठ of Keshwanand Bharati was not able to save the land by losing its case. केशवानंद भारती इस केस को हार गए थे, उन्हें अपनी जमीन वापस नहीं मिली, बट अनडाउटेडली द डिसीजन इन दिस केस, बट इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जो डिसीजन आया था इस केस के बाद हैज एडवांस द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ठीक है, एडवांस्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लोकतांत्रिक जो मूल्य थे उनको एडवांसमेंट यहाँ पे मिला। प्रिंसिपल ऑफ इंडिया बाय स्टैब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा गया। ठीक है, आई थिंक आपको गाइज ये क्लियर हो गया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। फाइन, डिफरेंट टॉपिक्स को जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें कवर करा दूंगी। आप भी अपना रिवीजन करते रहिए गाइज, अब टाइम ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और रटने के बजाय चीजों को समझिए। ठीक है, आपके अगर वो माइंड में होगा, वो कंसेप्ट अगर होगा तो आप आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो और किसी का लैंग्वेज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी के वर्ड्स कॉपी करने की जरूरत नहीं। आपकी जो ओरिजिनलिटी है वही वहां पे लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। यू विल बी द बेस्ट और यू विल क्लियर दैट एग्जाम इन वन अटेम्प्ट। फाइन, अच्छे से कीजिए, मेरी विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।